ठीक है, और हमसे बोला है सॉल्युबिलिटी निकालो। इफ सॉल्युबिलिटी गिवन है, ठीक है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, के एच निकालने को बोल रहा है। अब यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकलेगा तब जब हमें हेनरीज लॉ पता हो, वो क्या होता है, P इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, अब हमारे पास मान लिया हमारे पास मोल फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, और P हमारा प्रेशर है। अब प्रेशर कितना लेंगे, बोल गया H2S टॉक्सिक, H2S की सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज एट इतना, STP इज 0.195 मोलर, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे पास प्रिया का आया था आफ्टर क्लास, उसने मुझे व्हाट्सएप किया था और उसने शायद मुझसे पूछा था कि अगर बेंड्स के टाइम पर ब्लड कैपिलरीज में नाइट्रोजन जो है वो डिसॉल्व होती है, तो नाइट्रोजन डिसॉल्व क्यों होती है जबकि ऊपर तो प्रेशर पानी की वजह से लगता है। प्रेशर जो है पानी की वजह से हाई है, जब हम अंडर वाटर जा रहे थे तो पानी तो प्रेशर की वजह से हाई था, तो प्रेशर वो नाइट्रोजन का नहीं था, तो उस वजह से जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्यों आ रही है, यही क्वेश्चन था तुम्हारा प्रिया। तो अब थिंग इज कि जो ऊपर प्रेशर होता है, जो ऊपर प्रेशर होता है बाहर का कोई भी प्रेशर हो, चाहे वो वाटर की वजह से हो या वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर या वाटर की वजह से जो भी प्रेशर होता है वही प्रेशर सबस्टा जो चीज डिजॉल्व है, जैसे नीचे CO2 गैस डिजॉल्व है, ठीक है, तो जो तुम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो, जैसे मैंने एक्सटर्नल प्रेशर किसकी वजह से लगाया, एटमॉस्फेयर की वजह से लगाया सपोज, तो उसका ही उल्टा प्रेशर अंदर भी जनरेट होता है। मतलब पॉइंट इज कि अगर मैं वाटर का प्रेशर ऊपर लगा रहा हूं तो उसका उल्टा प्रेशर जो है वो गैसेस भी लगाती हैं, मतलब उसके कंट्रोल उसकी, क्योंकि वॉल्यूम छोटी होती जाती है। हमने क्या पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अंदर प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो अगर मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ, चाहे एटमॉस्फेयर की वजह से लगा रहा हूँ या मैं किसी वाटर की वजह से लगा रहा हूँ, तो उस केस में जो हमारी वॉल्यूम होती है जहां पे वो गैसेस प्रेजेंट है वो क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। अगर वॉल्यूम छोटी होती जाएगी तो गैसेस का प्रेशर क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाता है। तो पॉइंट इज एक्सटर्नल प्रेशर से भी इफेक्ट आता है गैस के प्रेशर पे। तो उसका क्वेश्चन ये था कि अगर प्रेशर हम इस हेनरीज लॉ में डालते हैं तो यहाँ पे हम प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आता है ना, हम यहाँ पे प्रेशर ऑफ O2 तो नहीं डालते, हम प्रेशर ऑफ H2 तो नहीं डालते, तो अगर प्रेशर ऑफ N2 डलता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आता है। तो अब यहाँ पे जो हमने ऊपर प्रेशर लगाया है उससे क्यों नाइट्रोजन क्या आ रहा है, क्या उसमें हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं। तो द थिंग इज कि एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से प्रेशर ऑफ गैस जस्ट अबव द सॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। ये बात समझ में आई प्रिया, तुम्हें समझ आई। तो एक्सटर्नल नहीं आई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, तो उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में मैं प्रेशर लगाकर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, पैक किया, तो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड पैक हुआ है वो एक्सटर्नल प्रेशर लगा के ही हुआ है ना, किसी मशीन से। तो मैं कह रहा हूँ जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी तो एक रिलेशन हो जाता है विद द प्रेशर ऑफ द गैस। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो प्रेशर ऑफ गैस भी तो ज्यादा होगा, ये कह रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक को बंद करने के लिए हमने मशीन यूज करी जिससे बाहर से प्रेशर लगाया, तभी अंदर का प्रेशर बढ़ा। तो इसी तरीके से जब बेंड्स की बात हो रही है, जब पानी के अंदर जा रहे हैं नीचे, तो एक्सटर्नल प्रेशर मानना पानी की वजह से बढ़ रहा है, पर उसकी वजह से जो प्रेशर नाइट्रोजन का होगा, जो नाइट्रोजन पहले बहुत सारी जगह पे थी अब वो कम जगह पे आ गई, उसकी वॉल्यूम कम हुई तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ आई बात, मतलब मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं लास्ट में कह रहा हूँ, अगर वाटर का प्रेशर बहुत हाई है तो इस वजह से जो ब्लड के पास हमारा नाइट्रोजन है, लंग्स के पास भी जो नाइट्रोजन है उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, प्रेशराइज्ड होंगे, तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा ना नाइट्रोजन का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ साथ, ठीक है। ठीक है, तो अब इस काम को छोड़कर अब वापस इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा मुझे इस पे रीड करो, क्या इसमें कहीं पे प्रेशर दे रखा है,
STP दे रखा है। तो STP क्या होता है? STP is standard temperature pressure और that is 1 bar pressure and 298 Kelvin, है ना? तो अब पॉइंट इज कि यहाँ पे STP दे रखा है, तो हम यहाँ पे प्रेशर कितना ले लेंगे? 1 बार प्रेशर। अब हमारे पास मोलैलिटी है, पर हेनरीज लॉ में क्या आता है? मोल फ्रैक्शन। क्या आता है? मोल फ्रैक्शन। तो अगर मुझे हेनरीज लॉ लगाना है तो पहले मुझे मोलैलिटी को किस में कन्वर्ट करना है? मोल फ्रैक्शन। तो कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैंने ये भी तुम्हें सिखाया था कि मोलैलिटी गिवन है अभी और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, 0.195 मोलल गिवन है मोलैलिटी, और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना मोल फ्रैक्शन का है। तो तुम्हें एक टेबल बनवाया था मैंने जिसमें लिखा था कि अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम क्या अज्यूम करते हैं। तो उस टेबल को देख के बताओ मुझे क्या अज्यूम करेंगे अगर मोलैलिटी गिवन हो? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना अज्यूम करेंगे? जसप्रीत 1 kg अज्यूम करेंगे। वीडियो देखी थी जसप्रीत? मोलैलिटी 0.195 मोलल गिवन है और मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आई विल से फर्स्ट लेट मास ऑफ क्या सोल्यूशन या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट बी 1 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? 1 kg। ठीक है, मोलैलिटी के फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg। तो मोलैलिटी गिवन है 0.195। तो कहना है इसे मोल्स ऑफ H2S यहाँ पे कितना हो गया? दैट इज 0.19। ठीक है, ये बात समझ में आया? ये मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया था, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है ना? तो मास ऑफ सॉल्वेंट को मैंने 1 रख दिया, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए मेरे पास 0.195। अब मुझे मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, दूसरी चीज वाटर गिवन है। तो मोल्स ऑफ वाटर होंगे, गिवन मास इसका हो गया 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स। वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर के मास था 1000 ग्राम जो हमने अज्यूम किया था, और इससे मैं मोल्स ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो गिवन मास बाय मोलर मास। ये वैल्यू तुम याद रख लो तो अच्छा रहेगा। इसका आंसर आता है 55.55। ठीक है, 1 kg of water or 1 liter of water has always 55.55 moles। ये चीजें अगर तुम्हें स्टार्टिंग में याद हो जाती है तो एंट्रेंस में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। कि अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी 1 kg में कितने मोल्स होते हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 55.55। कोई बोले 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं? 55.55, क्योंकि 1 लीटर का मास ही 1 kg होता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, हमारे पास मोल्स ऑफ H2S और मोल्स ऑफ H2O आ गए। इन दोनों को यूज करके मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल सकता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या होगी? दैट विल बी 0.195 बाय 55.55 प्लस 0.195। राइट, तो इससे अब वैल्यू निकाल के आंसर बताएं कितना आएगा। निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन निकल कर अगर मैं P इज इक्वल टू KHX में डालूं, और P है हमारा 1 बार, KH मुझे निकालना है, और मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे पुट करूंगा। इसको सॉल्व करो, कितनी आती? 035। KH इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, तो पर KH की यूनिट क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर की यूनिट। तो यहाँ पे प्रेशर की यूनिट है बार, क्योंकि हेनरीज लॉ में तुम डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो। P इज इक्वल टू KHX में अगर मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है तो KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट ही होगी। तो दिस विल कम आउट टू बी that is 10,000 divided by 35, that is 285.7 बार। क्वेश्चन समझ आया है?